नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की बाल विकास यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम में। चलो हम शुरुआत करते हैं। बाल विकास होता क्या है, आज इसके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। बाल विकास अंग्रेजी में कहा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम व सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार विद्यालय के संदर्भ में को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। बालक की जीवन की यात्रा माँ के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक छोटे से निश्चेतित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है, अर्थात बालक मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, अर्थात गर्भावस्था से किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक होने लगा, तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन व व्यवहारों को भली भांति समझा जा सकता है। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ और जीवन काल की परिस्थितियों से बालक ने क्या प्रेरणा ग्रहण की, आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बालक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शॉर्ट टर्म में क्या है इसकी परिभाषा? बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों बाल प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें बालक का अर्थ है बालक तथा मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन व व्यवहार का अध्ययन करने से है। आगे आता है बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहासकार। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया गया, परंतु प्राचीन काल से कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। प्लूटो, यूनानी ग्रीस 427 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद ही वैश्विक दस्तावों और समायोजन पर पड़ता है। 1628 ईस्वी में जोहान्स अमोस कामेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। लगभग 29 वर्ष के अधिक प्रयास से 1657 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्बिक विक्टियस भी रचना की, जो 1659 ईस्वी में प्रकाश में आई। इस पुस्तक में इन्होंने सभी वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास का विवरण दिया, जिसमें बालक की प्राथमिकता शिक्षा पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया। मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा गया, जिससे विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बालक बना। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्री की बेबी बायोग्राफी बाल कथा पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने भी 1787 ईस्वी में अपने बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण का एक विवरण दिया था। बालक का विकास और प्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने थॉमस हॉब्स ने किया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनली हॉल ने 1893 ईस्वी में की थी। इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना, बायोग्राफी भी तैयार की थी। कुछ कंसेप्ट। भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोड़के के प्रयासों से 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। बाल विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जेम्स ड्रेवर के अनुसार सन 1968 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक
विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। हारलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में उनके नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को प्रस्फुटती होती है। ब्रक के अनुसार 2000 ईस्वी में बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। करो एवं करो के अनुसार सन 1958 ईस्वी में बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ होने के विकास का अध्ययन किया जाता है। आइजैक के अनुसार सन 1972 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालकों की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम उल्लास की आधारशिला है। प्रोबल के अनुसार बालक स्वयं को विकास को उन्मुख होने वाला पौधा है। गैरेट के अनुसार अनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी है तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि बालक विकास की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन भी किया जाता है। ये भी जाने प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क में अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर है तथा लमनात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन है। भारत में गिज्जूभाई वेदिका ने मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर उनकी शिक्षा पद्धति को भारत के सीमित आर्थिक संसाधनों के अनुरूप डालकर 1920 में भावनगर गुजरात में दक्षिणी पूर्ति बाल मंदसंस्था के नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय अर्थात नर्सरी खोला था। गेसल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 25 पुस्तकों की रचना की। इनमें से कुछ प्रमुख लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा 1923 में, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार सन 1920 में, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय 1930 में, 10 इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक 1869 में लिखी। इंग्लैंड में सली 1892 ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका प्रकाशन स्टेनली हॉल ने प्रारंभ करवाया। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट 1873 में नामक पुस्तक प्रकाशित की। प्रे ने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास अनुभव का अध्ययन कर माइंड ऑफ चाइल्ड 1881 में नामक पुस्तक लिखी। बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हल्ली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाद में सेवा केंद्र विलय हो गया। वर्तमान में इसका पवित्र रूप विद्यालयों के कैरियर डे के रूप में मनाया जाता। बाल मनोविज्ञान बाल विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास का नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। श्रीमती ओरलॉक के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बालक विकास में वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रियाओं पर अधिक बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जा सकता है। अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि।
अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसे समय प्रारंभ हो जाती है जिस समय बालक का गर्भधान होता है। ये प्रक्रिया उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसके फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक व सामाजिक विकास होता है। मानव का प्रारंभिक काल बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता का काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों का भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर, उसके अंगों के भार, आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे वृद्धि को मापा तोला जा सकता है। मेरिडिथ के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का केवल आकार से वृद्धि से करते हैं, जो विकास का विशिष्टीकरण से है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। श्रीमती हार्लॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, ये शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन, आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ अनुपात में भी परिवर्तन। बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, जैसे बदलाव तथा सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास पीनियल ग्रंथि के कारण शारीरिक प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत, दाढ़ी, मुंह चुगना आदि। एंडरसन के अनुसार सन 1976 ईस्वी में विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि, उसकी योग्यता में वृद्धि मात्रा नहीं है, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक पर्यानात्मक प्रक्रमों में समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। मुनरो के अनुसार परिवर्तनशील की अवस्था, जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में नियंत्रण प्रकट होती है, विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है। दशा प्रगति का मानदंड होती है। इसका प्रारंभ शून्य है। संक्षेप में प्राय वृद्धि तथा विकास का समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर सामान्य रूप से वृद्धि शब्द तथा का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। फ्रैंक का कथन है कि अभिवृद्धि का संबंध कोशीय गुणात्मक वृद्धि से है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में परिवर्तनों के संगठन से है। विकास में निम्नलिखित शामिल है: वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। विकास गणित की भाषा में वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। उदाहरण: बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कठोर हो जाना, उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह विकास का रूप दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव नियत होता है। अभिवृद्धि और तथा विकास में अंतर: अभिवृद्धि
और विकास में अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, विकास आंतरिक बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, विकास के परिवर्तन विवर्धिक सूचक और हार सूचक होते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, विकास स्वतंत्रतः चहुमुखी होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, विकास वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के सृजनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, विकास उनके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नोट: अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाली अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत: जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास की दशा का सिद्धांत: वृद्धि व विकास की एक अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भधान के बाद सिर से पैर की ओर बढ़ती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सर हिलाना सीखता है, फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है। कुप्पू स्वामी ने लिखा कि विकास सिर पदाभिमुखी, सेफेलोकॉर्डल और समीपतुराभिमुखी प्रोक्सिमिक्स तो डिस्टल क्रम में होता है। सेफेलोकॉर्डल, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रोमिक्सो डिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले की रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं तथा फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। विकास की दशा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पर आयु विकास की क्रिया: प्रथम माह में बच्चा सिर को उठाना सीखता है, 3 माह का होता है तब गतिशील वस्तुओं को नेत्र में नियंत्रित करता है, फिर 4 से 5 महीने की अवस्था में सहारा देने पर बैठता है, 6ठे से 7वें महीने में बिना सहारे बैठना सीखता है, 8वें से 9वें महीने में सहारे से खड़े होना, 10वें से 11वें महीने में बिना सहारे से खड़े होना, 1 वर्ष में बिना सहारे चलना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मिट्टी लकीरें खींचना, 3 और 4 वर्ष में कूदना, साइकिल चलाना आदि। नंबर 2, वृद्धि और विकास की गति दर एक सी नहीं होती। विकास यूँ तो बराबर होता रहता है, पर इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशव अवस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। पुण्य किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु कुछ समय पश्चात पुण्य धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि को विकास की गति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। विकास के क्रम का सिद्धांत: इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, यानी LSRW एक थोरी बन जाती है। पहले लिसनिंग, उसकी बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग के अनुसार ही होता है। ऐसे बालक गर्भ में होता है। गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था के क्रम में विकास होता है। परस्पर सिद्धांत:
परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य परस्पर संबंध पर बल देती है। जैसे एक कहावत भी है, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवेश करता है, अर्थात जो शरीर स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, वह सामाजिक कार्यों करने में आगे रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास यकायक न होकर सतत होता है। जैसे दांतों का विकास भ्रूण अवस्था में प्रारंभ होता है, जन्म से 6 महीने के बाद मसूड़ों के बाहर निकलते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालक के विकास की आगामी भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाने सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को, बाद में हाथ, फिर उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाता है। विकास लंबवत न होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। फील्डमैन के अनुसार मानवीय जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था को अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने बड़ों से देखकर, सुनकर, अनुकरण करके सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेदनात्मक विकास में भिन्नता होती है। डगलस हालैंड के अनुसार विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है, किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन भी शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक विभिन्नता रखते, अतः उनका भी विकास एक जैसे नहीं होता। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेदनात्मक विकास समान रूप से होता है। गैसल के अनुसार सामान्यतः दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी, मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। नंबर 2, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है। वही अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल चलना सीखते, अर्थात चाहे हो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हारलॉक है। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। ओरलॉक के अनुसार विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। वाग्मिता के हद्दन के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, तत्पश्चात विशिष्ट शब्द। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर अलग,
तो और बड़ा होने पर मन ही मन में रोया करता है। भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, बाद में विशिष्ट शब्द विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। संचय पुनरावृत्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव रिकैपिटुलेट का विकास संचय होता है और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ है जोड़ते जाना। जैसे शैशवावस्था को अतम प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है। पुण्य जब किशोर अवस्था में आता है तब उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। बालक बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकासकारी कर्मों के संचय प्रगति है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। विकास की परिपक्वता सीखने की उपज। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। विकास की आरंभिक बुनियादें महत्वपूर्ण है। द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि आदतें व्यवहार जो पारू आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वह आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन में समायोजन को निश्चित करता है। विकास के विभिन्न आयाम और अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिक रोस्ट के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। मनोवैज्ञानिक शैली के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। इब्बी हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह से 14 दिन तक, बचपन अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूरे बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वय संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूरे किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्य अवस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। कोल के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था बालकों के लिए 6 से 12 वर्ष, बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष, पूरे किशोरावस्था बालक के लिए 13 से 14 वर्ष, बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था बालक से 15 से 16, बालिका 12 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक से 17 से 18 वर्ष, बालिका 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 वर्ष, बालिका 18 से 20 वर्ष, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष, वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे। डॉक्टर अर्नेस्ट और जोन्स के अनुसार
शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास का नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। श्रीमती ओरलॉक के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बालक विकास में वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रियाओं पर अधिक बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जा सकता है। अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती हैं जिस समय बालक का गर्भधान होता है। ये प्रक्रिया उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक व सामाजिक विकास होता है। मानव का प्रारंभिक काल बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता का काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों का भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर, उसके अंगों के भार, आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे वृद्धि को मापा तोला जा सकता है। मेरिडिथ के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का केवल आकार से वृद्धि से करते हैं, जो विकास का विशिष्टीकरण से है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। श्रीमती हार्लॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, ये शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन, आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ अनुपात में भी परिवर्तन। बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, जैसे बदलाव तथा सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास पीनियल ग्रंथि के कारण शारीरिक प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत, दाढ़ी, मुंह चुगना आदि। एंडरसन के अनुसार सन 1976 ईस्वी में विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि, उसकी योग्यता में वृद्धि मात्रा नहीं है, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक पर्यानात्मक प्रक्रमों में समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। मुनरो के अनुसार परिवर्तनशील की अवस्था, जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है,
विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है। दशा प्रगति का मानदंड होती है, इसका प्रारंभ शून्य है। संक्षेप में प्राय वृद्धि तथा विकास का समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द तथा का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। फ्रैंक का कथन है कि अभिवृद्धि का संबंध कोशीय गुणात्मक वृद्धि से है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में परिवर्तनों के संगठन से है। विकास में निम्नलिखित शामिल है: वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। विकास गणित की भाषा में वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। उदाहरण: बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कठोर हो जाना, उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह विकास का रूप दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव नियत होता है। अभिवृद्धि और तथा विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, विकास आंतरिक बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, विकास के परिवर्तन विवर्धिक सूचक और हार सूचक होते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, विकास स्वतंत्रतः चहुमुखी होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, विकास वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के सृजनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, विकास उनके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नोट: अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाली अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास की दशा का सिद्धांत। वृद्धि व विकास की एक अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भधान के बाद सिर से पैर की ओर बढ़ती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सर हिलाना सीखता है, फिर उठाना, उसके बाद बैठना सीखता है। कुप्पू स्वामी ने लिखा कि विकास सिर पदाभिमुखी, सेफेलोकॉर्डल और समीपतुराभिमुखी प्रोक्सिमिक्स तो डिस्टल क्रम में होता है। सेफेलोकॉर्डल, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रोमिक्सो डिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले की रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं तथा फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। विकास की दशा डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पर आयु विकास की क्रिया। प्रथम माह में बच्चा सिर को उठाना सीखता है। 3 माह का होता है तब गतिशील वस्तुओं को नेत्र में नियंत्रित करता है। फिर 4 से 5 महीने की अवस्था में सहारा देने पर बैठता है। 6ठे से 7वें महीने में बिना सहारे बैठना सीखता है। 8वें से 9वें महीने में सहारे से खड़े होना। 10वें से 11वें महीने में बिना सहारे से खड़े होना। 1 वर्ष में बिना सहारे चलना। 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मिट्टी लकीरें खींचना।
3 और 4 वर्ष में कूदना, साइकिल चलाना आदि। नंबर 2, वृद्धि और विकास की गति दर एक सी नहीं होती। विकास यूँ तो बराबर होता रहता है, पर इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशव अवस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। पुण्य किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु कुछ समय पश्चात पुण्य धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि को विकास की गति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। विकास के क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, यानी LSRW एक थ्योरी बन जाती है। पहले लिसनिंग, उसकी बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग के अनुसार ही होता है। ऐसे बालक गर्भ में होता है। गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य परस्पर संबंध पर बल देती है। जैसे एक कहावत भी है, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवेश करता है, अर्थात जो शरीर स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, वह सामाजिक कार्यों करने में आगे रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास यकायक न होकर सतत होता है। जैसे दांतों का विकास भ्रूण अवस्था में प्रारंभ होता है, जन्म से 6 महीने के बाद मसूड़ों के बाहर निकलते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालक के विकास की आगामी भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाने सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को, बाद में हाथ, फिर उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाता है। विकास लंबवत न होकर चक्राकार, वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। फील्डमैन के अनुसार मानवीय जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था को अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम, वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने बड़ों से देखकर, सुनकर, अनुकरण करके सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के 2 बालक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेदनात्मक विकास में भिन्नता होती है। डगलस हालैंड के अनुसार विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है, किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई बहन बहन भी शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक विभिन्नता रखते अतः उनका भी विकास एक जैसे नहीं होता। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेदनात्मक विकास समान रूप से होता है। गैसल के अनुसार
सामान्यतः दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी, मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। नंबर 2, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है। वही अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल चलना सीखते, अर्थात चाहे हो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हारलॉक है। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। हारलॉक के अनुसार विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। वाग्मिता के अध्ययन के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, तत्पश्चात विशिष्ट शब्द। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन में रोया करता है। भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, बाद में विशिष्ट शब्द विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। संचय पुनरावृत्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव रिकैपिटुलेट का विकास संचय होता है और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ है जोड़ते जाना। जैसे शैशवावस्था को आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है। पुण्य जब किशोर अवस्था में आता है तब उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। बालक बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यक्रमों के संचय प्रगति है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक की विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। विकास की परिपक्वता सीखने की उपज। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। विकास की आरंभिक बुनियादें महत्वपूर्ण है। द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि आदतें व्यवहार जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वह आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन में समायोजन को निश्चित करता है। विकास के विभिन्न आयाम और अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिक रोस्ट के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। पूरे बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। मनोवैज्ञानिक शैली के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ई.बी. हारलॉक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह से 14 दिन तक, बचपन अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूरे बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वय संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूरे किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्य अवस्था 41 से 60 वर्ष तक,
वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। कोल के अनुसार शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बालावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बालावस्था बालकों के लिए 6 से 12 वर्ष, बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष, पूरे किशोरावस्था बालक के लिए 13 से 14 वर्ष, बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था बालक से 15 से 16, बालिका 12 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक से 17 से 18 वर्ष, बालिका 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 वर्ष, बालिका 18 से 20 वर्ष, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष, वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे। डॉक्टर अर्नेस्ट और जोन्स के अनुसार शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष, बालावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।